नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दुनिया की भू राजनीति में एक ऐसा दावा जिसने कि लैटिन अमेरिका से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी ही अब अमेरिका के कब्जे में है। क्या मादुरो सच में हट चुके हैं और क्या वेनेजुएला अब लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या फिर अराजकता की ओर? क्या ट्रंप का ये कदम सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन अभियानों से भी बड़ा है? इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया की भू राजनीति में एक ऐसा दावा जिसने लैटिन अमेरिका से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को तक हलचल मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका के कब्जे में है। दावा है कि कराकस यानी वेनेजुएला की राजधानी से मौजूदा राष्ट्रपति को बिना जमीनी युद्ध के बाहर निकाल लिया गया। अगर ये दावा सच है तो ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि आधुनिक इतिहास का सबसे साहसिक और विवादित विदेशी हस्तक्षेप होगा। सवाल ये है, क्या मादुरो सच में हट चुके हैं? क्या वेनेजुएला अब लोकतंत्र की ओर बढ़ गया या अराजकता की ओर? और क्या ट्रंप का ये कदम सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन अभियानों से भी बड़ा है? इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शनिवार 3 जनवरी 2026 वेनेजुएला की राजधानी कराकस में ताबड़तोड़ हमलों की खबरें आती हैं। इंटरनेट बाधित, सैन्य ठिकानों पर हलचल और फिर वॉशिंगटन से एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा करते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिकी नियंत्रण में हैं और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा चुका है। हालांकि अमेरिका की ओर से अब तक किसी आधारिक सैन्य अभियान की विस्तृत पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप का यह बयान अपने आप में वैश्विक राजनीति का भूचाल बन गया। अगर किसी मौजूदा राष्ट्रपति को उसकी अपनी राजधानी से बिना औपचारिक युद्ध और बिना सत्ता हस्तांतरण किसी विदेशी ताकत द्वारा बाहर निकाल गया हो तो ये घटना आधुनिक इतिहास में बेहद दुर्लभ मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के दावे के अनुसार निकोलस मादुरो अब सत्ता में नहीं है। उनकी पत्नी भी कथित रूप से अमेरिका के कब्जे में है। यह दावा इसलिए भी असाधारण है क्योंकि मादुरो सिर्फ एक विवादित नेता नहीं बल्कि एक ऐसा राष्ट्रपति है जो अब तक सेना, खुफिया एजेंसियों और सत्ता के मजबूत नेटवर्क पर निर्भर रहे हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से मांग की है कि अगर मादुरो जीवित हैं तो उनके जीवित होने का सबूत पेश किया जाए। सरकारी मीडिया ने अमेरिकी दावे को मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया है। अब तक मादुरो की उनकी कोई सार्वजनिक तस्वीर, वीडियो या ऑडियो संदेश सामने नहीं आया है। यही चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय संदेह को और गहरा कर रही है। वरिष्ठ सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप का ये दावा सीधे सीधे 2 ऐतिहासिक अभियानों की याद दिलाता है। पहला, 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी। दूसरा, 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन। हालांकि दोनों मामलों में व्यापक सैन्य अभियान हुए थे, जमीनी हमले हुए थे और युद्ध जैसी स्थिति बनी थी। वेनेजुएला के मामले में अगर दावा सही है तो ये और भी बड़ा ऑपरेशन माना जाएगा क्योंकि ये बिना औपचारिक युद्ध और बिना राजधानी पर कब्जे के बताया जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का सबसे करीबी ऐतिहासिक उदाहरण है 1989 में पनामा। तब अमेरिका ने पनामा के नेता मैनुअल नोरीगा को गिरफ्तार किया था। नोरीगा पर भी विवादित चुनाव, नशा तस्करी और तानाशाही के आरोप लगे थे, लेकिन फर्क ये था कि पनामा में सीधा सैन्य हमला हुआ। पनामा की सेना जल्द हार गई और फिर नोरीगा को पकड़ा गया। वेनेजुएला में अगर मादुरो बिना युद्ध निकाला गया है तो ये नोरीगा मॉडल से भी आगे का कदम होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार अमेरिका ने लो विजिबिलिटी, हाई प्रिसीजन रणनीति अपनाई हो सकती है। मतलब कम शोर, कम सैन्य तैनाती लेकिन बेहद सटीक लक्ष्य। राजधानी कराकस किसी भी देश की सबसे सुरक्षित जगह होती है। वहां से मौजूदा राष्ट्रपति को निकालना असाधारण खुफिया क्षमता और स्थानीय सहयोग के बिना संभव नहीं है। CNN के इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट निक पैटन वॉल्स के अनुसार ये ट्रंप के राजनीतिक
कार्यकाल का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य हस्तक्षेप हो सकता है। उनका कहना है कि ये कार्रवाई दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्तर पर अमेरिका की कार्रवाई की स्वतंत्रता को कितनी दूर तक ले जाने को तैयार है। ये केवल वेनेजुएला नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मदुरो वाकई सत्ता से हट चुके हैं तो आगे क्या? अमेरिकी हस्तक्षेप के समर्थकों का मानना है कि इससे लोकतंत्र का रास्ता खुलेगा। मारिया कोरिना मचाडो या 2024 के विवादित चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार एडमंगो गोंजालेज जैसे नेता सामने आ सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वेनेजुएला के आपराधिक गिरोह, कोलंबियाई गुरिल्ला संगठन और ड्रग कार्टेल के देश के सबसे बड़े हिस्से पर प्रभाव रखते हैं। मादुरो के हटते ही ताकतें खत्म हो जाएंगी। सेना के भीतर विभाजन संभव है। सबसे संभावित परिदृश्य ये है, न तुरंत न लोकतंत्र, न तुरंत गृह युद्ध, बल्कि लंबी अस्थिरता, सत्ता संघर्ष और सैन्य अभिजात वर्ग से राजनीतिक सौदेबाजी। लैटिन अमेरिका के लिए ये एक खतरनाक मिसाल बन सकती है। क्यूबा, निकारागुआ और यहाँ तक कि ब्राजील तक इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। रूस और चीन की प्रतिक्रिया अभी आनी बाकी है, लेकिन दोनों के लिए ये अमेरिका की खुली दखलंदाजी मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो वेनेजुएला एक नए अनिश्चित अध्याय में प्रवेश करेगा, और अगर नहीं तो ये सूचना युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें कराकस पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक राष्ट्रपति का भविष्य नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की दिशा तय हो सकती है। वहीं दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की है। इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच में कई राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक गतिविधियों और विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी है। वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी राज्यपाल को उनकी जिम्मेदारी और कार्यों में सफलता की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने ही केंद्र राज्य सहयोग और सामाजिक विकास और प्रशासनिक कार्य को प्रभावी बनाने पर भी चर्चा किया है। राज्यपाल डॉक्टर सी.वी. आनंद बोस ने कहा है कि राष्ट्रपति से मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त करना हमेशा उपयोगी साबित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि काशी के ही सांसद ने नाते ही आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज से नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ही शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं और देश के 28 राज्यों से टीमें यहां पहुंची है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते। वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी
इसी तरह आगे बढ़ रहा है। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की वजह से हवाई यात्रा प्रभावित रही। कई फ्लाइटें समय से नहीं उड़ सकी और जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट प्रशासन ने उड़ानों में देरी को लेकर ही यात्रियों से सहयोग की अपील की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कोहरे को लगातार बनाए रखने की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ही रविवार को ताजा बर्फबारी के बाद ही पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं राज्य के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और मौसम विभाग ने राज्य में ही 4 से 6 जनवरी के बीच में ही निचले पहाड़ी और मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी है। मनाली में ही बर्फबारी का मजा लेने के लिए टूरिस्ट भी यहां पर पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद ही मनाली में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। मनाली में इस बार ही टूरिस्ट भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अटल टनल के पार भी भारी बर्फबारी ने ही टूरिस्ट को ही यहाँ पर अपनी ओर खींचने का जो काम है वो किया है और ठंड का कहर लगातार जारी है और मनाली में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में अगले हफ्ते कुछ जगहों पर घने कोहरे के लिए भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार ही कुकू मसेरी में ही शनिवार को सबसे कम -7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे का आतंक लगातार जारी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया, वहीं पर दूसरी ओर पूरे शहर में हवा साफ देखने को मिली है। आपको बता दें AQI बेहतर स्तर पर रहा। बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार ठंड के कारण शीतलहर का असर भी लोगों की दिनचर्या पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर के साथ ही कोहरा छाया हुआ है। सुबह के समय में दृश्यता कम होने से लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश शीतलहर का प्रकोप यहां पर भी जारी रहा, जहां पर आगरा मालवा क्षेत्र में यहां पर कहर देखने को मिला और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया दिखाई दिया, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई और सड़क यातायात प्रभावित नजर आई है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी सख्त ठंड और हिमांक से नीचे तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने इन सभी क्षेत्रों में शीतलहर और कोहरे के चलते लोगों से सतर्क रहने की सलाह भी लगातार देते नजर आए हैं। विशेष रूप से ही सड़क यात्रा और सुबह और शाम के समय खुले क्षेत्रों में सावधानी बरतने के लिए लगातार कहा जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जहां पर शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी देखने को मिल रहा है। साल 2025 भारत के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं था, बल्कि ये एक कड़ी चेतावनी बनकर सामने आया। भारी बारिश, बाढ़, आकाशीय बिजली और हीट वेव
भूस्खलन, इन चरम मौसमी घटनाओं ने देश भर में हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। आंकड़े बताते हैं कि मौसम अब सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि जानलेवा होता जा रहा है। और आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में किन राज्यों ने सबसे ज्यादा तबाही झेली है और कौन सी आपदाएं सबसे घातक रही हैं और क्यों ये आंकड़े 2026 के लिए भी एक गंभीर अलार्म है। देखिए इस रिपोर्ट। साल 2025 में देश भर में भारी बारिश, बाढ़, आकाशीय बिजली और अन्य चरम मौसमी घटनाओं ने हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये आपदाएं इस बात का साफ संकेत हैं कि भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है और इसके असर अब और ज्यादा घातक होते जा रहे हैं। साल 2025 के आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि चरम मौसमी घटनाओं के कारण देश भर में औसतन 2760 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2025 में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा। यहाँ चरम घटनाओं के कारण कुल 410 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ के चलते हुई हैं। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जहाँ 350 लोगों की जानें गई। इसमें आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, भारी बारिश शामिल रही हैं। इनमें से 150 मौतें भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई हैं। महाराष्ट्र में 217 से अधिक लोगों की मौत दर्ज की गई, जिनकी मुख्य वजह भारी बारिश, बाढ़ और आंधी तूफान शामिल है। पूर्वी और मध्य भारत में भी भारी नुकसान और मध्य भारत के कई राज्यों में भी जान-माल का भारी नुकसान हुआ। झारखंड में 200 लोगों की मौत हुई, जबकि बिहार में 174 लोगों ने जान गंवाई। इन मौतों की बड़ी वजह ऐसे चरम मौसमी घटनाएं रही हैं जिन्हें अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन ये भारत में सबसे घातक साबित होती हैं। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 167 और हिमाचल प्रदेश में बता दें कि मौतें दर्ज की गई हैं। यह भारी बारिश, भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई, जो पहाड़ी इलाकों की बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है। भारी बारिश और बाढ़ सबसे ज्यादा तबाही अगर केवल भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से लोगों की मौतें हुई हैं तो हालात और भी गंभीर नजर आते हैं। 2025 में इन वजहों से कुल 1370 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र इस श्रेणी में सबसे ऊपर रहा, जहां 210 मौतें दर्ज की गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश जहां 160 और जम्मू कश्मीर 155 का स्थान रहा है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ सबसे घातक घटनाएं सामने आई, जिनमें से बता दें कि किश्तवाड़ा में 63 और रियासी लैंडस्लाइड में 32 लोगों की मौतें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 150 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में भी स्थिति गंभीर रही, जहां 105 मौतें दर्ज की गई। इसमें बता दें कि घटना खास तौर पर सबसे भयानक रही है, जिसमें से बता दें कि 65 लोग या तो मारे गए या लापता हो गए। यह हादसा बताता है कि पहाड़ी इलाकों में अचानक और तेज बारिश कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ तक कि आमतौर पर शुष्क माने जाने वाले राजस्थान और पंजाब भी इससे अछूते नहीं रहे। राजस्थान में 74 और पंजाब में 59 लोगों की मौतें बाढ़ के कारण हुई। 2026 के लिए चेतावनी। 2025 के आंकड़े एक कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। चरम घटनाएं अब पहले से कई ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता के साथ और ज्यादा जानलेवा हो रही हैं। मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली आज भी बड़ी जानलेवा बनी हुई है, जबकि तटीय और पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन सबसे ज्यादा मौतों की वजह बन रहा है। जैसे ही भारत 2026 में कदम रखा है, यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गंभीर चेतावनी है। अगर समय रहते तैयारी और अनुकूलन नहीं किया गया तो आने वाले साल और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। 2025 के आंकड़े सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये उन जिंदगियों की कहानी है जो अचानक आई आपदाओं में खत्म हो गई। यह संकेत है कि अगर अब भी तैयारी, चेतावनी प्रणाली और जलवायु अनुकूलन पर गंभीरता से काम नहीं किया गया तो आने वाले साल और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। मौसम बदल चुका है, अब जरूरत है हमारी सोच और सिस्टम को बदलने की। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। IPL से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर BCCI ने ही कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को ही टीम से बाहर किया जाए। इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और कौन कौन बोले हैं इसको लेकर और किसने क्या कहा है, अब आगे KKR की रणनीति क्या होगी, सब देखिए इस रिपोर्ट में।
मुस्तफा फिरजुर रहमान बांग्लादेश के प्रमुख गेंदबाज जिन्होंने आईपीएल में केकेआर के लिए अहम योगदान दिया है। हाल ही में बीसीसीआई ने टीम को निर्देश दिया कि उन्हें ड्रॉप किया जाए। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इसका कारण खिलाड़ी की उपलब्धता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं। मुस्तफा फिरोज आगामी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में व्यस्त रहेंगे, जिससे आईपीएल के पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। बीसीसीआई का ये कदम टीम संतुलन और लीग की प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर प्रबंधन और टीम में हलचल मच गई है। टीम मैनेजमेंट अब रणनीति बदलने पर विचार कर रही है। कौन सा खिलाड़ी रहमान की जगह लेगा, क्या कोई विदेशी गेंदबाज मिलेगा या घरेलू खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। क्रिकेटर विशेषज्ञ मानते हैं कि डेथ ओवर्स में मुस्तफा फिरजुर की कमी टीम के लिए चुनौती हो सकती है। क्रिकेट जगत में इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ विशेषज्ञों ने इसे बीसीसीआई का सही कदम बताया, क्योंकि टूर्नामेंट में खिलाड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। वहीं कुछ ने कहा कि केकेआर के लिए ये एक झटका है और टीम की गेंदबाजी कमजोर हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी फैंस ने इस पर बहस शुरू कर दी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुस्तफा फिरजुर रहमान ट्रेंड कर रहा है। बीसीसीआई का कहना है कि खिलाड़ियों की उपलब्धता आईपीएल के लिए प्राथमिकता है। मुस्तफा फिरजुर रहमान राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़ने वाले हैं, इसलिए उनके आईपीएल में लंबे समय तक शामिल होने की संभावना नहीं थी। इस फैसले का उद्देश्य लीग में सभी टीमों के लिए समान अवसर और प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। अब केकेआर को नए विकल्प तलाशने होंगे। टीम मैनेजमेंट विदेशी या घरेलू तेज गेंदबाज पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही रिप्लेसमेंट चुनना टीम की प्लेऑफ की संभावनाओं के लिए अहम है। कुल मिलाकर बीसीसीआई का ये फैसला साफ करता है कि आईपीएल में टीम की मजबूती और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दी जाएगी। केकेआर के पास अब विकल्प है, लेकिन मुस्तफा फिरजुर की कमी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। फैंस और क्रिकेट जगत अब देख रहे हैं कि केकेआर किस खिलाड़ी को मौका देती है और किसका असर आगामी मैचों में कैसा होगा। तो ये था बीसीसीआई द्वारा मुस्तफा फिरजुर रहमान को केकेआर से ड्रॉप करने का पूरा मामला। फैंस की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। टीम रणनीति बदल रही है और क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी नेशनल। आज हम बात कर रहे हैं माघ पूर्णिमा की। अब आस्था और भक्ति के प्रतीक संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और जहां आस्था मिलती है इतिहास से और भक्ति मिलती है संगम की धाराओं से, प्रयागराज में माघ पूर्णिमा का महापर्व का आगाज हो चुका है। और इस धर्म नगरी में आर्यन टीवी नेशनल की टीम प्रयागराज पहुंची और वहां आए लोगों से बातचीत की है। आज इस खास रिपोर्ट में जानेंगे क्यों हर साल ये महीना और मेला इतना खास होता है। देखिए इस खास रिपोर्ट। नए साल के साथ ही 2026 को लेकर लोगों में धार्मिक और ज्योतिषीय उत्साह देखने को मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये वर्ष सूर्य का वर्ष माना जा रहा है, इसलिए इसका असर धर्म, आस्था, तप और अच्छे कर्मों पर खास रूप से पड़ने वाला है। इसी शुभ अवसर पर साल की शुरुआत के साथ ही सनातन परंपरा का बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेला आज से शुरू हो गया। माघ पूर्णिमा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था के चलते तड़के सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। माघ मेले 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों को आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। माघ मेले 2026 का महत्वपूर्ण तिथियां: पौष पूर्णिमा शुरुआत 3 जनवरी 2026, मकर संक्रांति शाही स्नान 14 जनवरी 2026, मौनी अमावस्या शाही स्नान 18 जनवरी 2026, बसंत पंचमी शाही स्नान 23 जनवरी 2026, माघी पूर्णिमा मुख्य स्नान 1 फरवरी 2026, महाशिवरात्रि समापन 15 फरवरी 2026। माघ मेला को लेकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से रिजर्व बसों की भी व्यवस्था की गई है। माघ मेला प्राधिकरण की मांग पर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त बसों में संबंधित क्षेत्रों से उपलब्ध कराई गई है। माघ मेले के शुरू होते ही प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, संत और कल्पवासी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। हर ओर भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। हिंदू पुराणों के अनुसार प्रयागराज को तीर्थ राज यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। मत्स्य पुराण और
पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि जब पूरी सृष्टि का निर्माण होना था तब ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रथम यज्ञ के कारण ही स्नान का नाम प्रयाग पड़ा। लेकिन माघ मेला यहाँ लगने की सबसे बड़ी वजह अमृत की बूंदें मानी जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।